नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले क्लासों में भूवायु तंत्र या वायुदाब पवने का नियम, पवन, कोरलेस बल, फेरल का नियम और पढ़ा था विश्व के दाब कटिबंध और वैश्विक पवनों के बारे में। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने व ध्रुवीय पवने, इनके बारे में हमने पढ़ा था। जरा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं पिछला जो टॉपिक पढ़ा था उसी को। यहाँ पर देखेगा, पवनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था वैश्विक पवने। वैश्विक पवनों की परिभाषा कहा जाता है वे पवने जो संपूर्ण विश्व स्तर पर, पूरे ग्लोब पर, संपूर्ण विश्व स्तर पर बिना रुके निरंतर एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, कहलाती वैश्विक पवने कहलाती है। अर्थात इनकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। तो दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, वे पवने कहलाती है वैश्विक पवने। वे पवने जो संपूर्ण विश्व स्तर पर बिना रुके निरंतर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, कहलाती है वैश्विक पवने। 3 प्रकार की होती है, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने व ध्रुवीय पवनों के बारे में। तो व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स के नाम से। तो इनकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। नमस्कार सभी को, प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी से टॉपिक पे जुड़िएगा, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो मौसम के अनुसार दिशा में परिवर्तन नहीं होता, वे पवने कहलाते मौसमी पवनों के नाम। मौसम के अनुसार दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, कहलाएगी वैश्विक पवने। दिशा हमेशा एक समान रहेगी, ठीक है। यहां पर हमने पहला पढ़ा था व्यापारिक पवने। वे पवने जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, उन पवनों को कहा जाता है व्यापारिक पवने कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा कहलाती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से टॉपिक पे जुड़िएगा। जो पिछला पढ़ा था उसका रिवाइज करते हैं। टेस्ट आप लोगों ने दिया होगा, उम्मीद करता हूँ बढ़िया से गया होगा। तो आगे चर्चा करते हैं। कुछ क्वेश्चन उससे हटकर भी होंगे, जो आगे आने वाले हैं वो वाले भी। तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तो दूंगा ताकि आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़े, एकदम सरल हो तो मतलब नहीं उसमें। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया टेस्ट आप लोगों ने दिया होगा। कैसा लगा टेस्ट, जरा कमेंट करके बताएं। कैसा लगा टेस्ट का स्तर, लेवल कैसा था टेस्ट का, जरा बताइएगा मुझे। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करने वाले पवने कहलाते हैं व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बढ़िया, 21 नंबर 19 नंबर कईयों के आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। हाँ, ध्रुवीय पवनों के बारे में नोट करना है अभी, बिल्कुल सही कहा, वही नोट करेंगे अभी। और यहाँ पर पढ़ा था पछुआ पवनों के बारे में। दक्षिण गोलार्ध के पछुआ पवने गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60। देखिए मैंने लास्ट जो बताया था परसों वाली क्लास में यह था, जैसे व्यापारिक पवने इस प्रकार से गमन कर रही है, वैसे ही ध्रुवीय पवने भी है। तो इनकी भी दिशा कुछ ऐसे ही होगी। तो इनकी पवनों की दिशा भी जैसे व्यापारिक पवने दक्षिण गोलार्ध की, वैसे ही ध्रुवीय पवने, जैसे उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवने, वैसे ही ध्रुवीय पवने भी है। तो ऐसे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। इसी के अंतर्गत अब लिख डालते हैं। ध्रुवीय पवने हमने लास्ट पढ़ी थी, उसी को नोट कर डालते हैं, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन तो टॉपिक नहीं पढ़ाया उससे जरूर पूछा करूंगा हमेशा, नहीं तो फिर हर एक के 25 नंबर नहीं आ जाएंगे। 25 में से 25 लाने के लिए तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, इतना सरल नहीं होगा। इसलिए 20 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर, 22 नंबर बढ़िया नंबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 19 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। 20 नंबर आ रहे हैं, बढ़िया है। 20 नंबर ही सही निकले बस, तो 20 नंबर कम थोड़ी ना होते हैं, बताइए। 20 नंबर तो अच्छे होते हैं। 19 नंबर, 20 नंबर, 23 मार्क्स, तो ये तो अच्छे ही होते हैं, ये खराब कहाँ होते हैं, बताइए। आप सोचे 25 में से 25 लाएंगे तो फिर जल्दी क्या होगा, दिमाग पे थोड़ा असर छा जाता है, सब सही करने लग गए। वैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सुधार की गुंजाइश हमेशा होनी चाहिए। इसलिए थोड़े मैं 2 क्वेश्चन हटकर दिया करता हूं हमेशा। सही कह रहे हैं आप, 20 मार्क्स आए, बहुत बढ़िया बात है। तो आगे देखते हैं, ध्रुवीय पवनों के बारे में नोट करते हैं। यह हमने लास्ट लिखा था, याद करिए। गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, दक्षिण गोलार्ध के पछुआ पवनों के बारे में, बहुत सही है। 24, 19, 16, 23 मार्क्स आ रहे हैं, बढ़िया है। मैं देख रहा हूं सबके कमेंट आ रहे हैं मेरे पास में, बढ़िया है। अब यहां पर हम लोग लिख डालते हैं ध्रुवीय पवनों के बारे में। सर हमारे तो 9 ही आए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 9 आए तो बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, सही का। 9 नंबर आ रहे हैं तो बहुत मेहनत करिए।
और अच्छा लाने का प्रयास करिए। 9 क्यों आए जरा इसको एनालिसिस करिए, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं एनालिसिस करिए। और मेरा जब फ़ोन आएगा उस समय मैंने कहा था प्रत्येक दिन किसी न किसी को फ़ोन किया करूंगा 10-15 जनों को, तो उसमें अपनी समस्याएं लिख के रखिएगा, चर्चा करेंगे हम लोग। कोई भी दिक्कत हो आप बताइएगा मुझे। आज भी कईयों के फ़ोन आने वाले, सैटरडे को भी आए थे 10-15 जनों के मैं रोजाना फ़ोन किया करता हूं, तो हो सकता है आज किन का नंबर आएगा कह नहीं सकता, लेकिन करूंगा जरूर। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, नोट कर डालते हैं पछवा पवनों के बारे में। पछवा पवने, सॉरी पछवा क्या, ध्रुवीय पवने। लास्ट हमें लिखना था ध्रुवीय पवनों के बारे में। ध्रुवीय पवने या पोलर विंड्स। पोलर विंड्स ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर करने वाली पवने ध्रुवीय पवने कहलाती है। ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करने वाली पवने ध्रुवीय पवने कहलाती है। ध्रुवीय पवने कहलाती है। इन पवनों की दिशा इन पवनों की दिशा, तो देखिए हमने लास्ट पढ़ा था, याद करिए। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा होती है इस प्रकार से जैसे व्यापारिक पवनों की होती है। उत्तरी गोलार्ध में दिशा, दक्षिणी गोलार्ध में दिशा। इन पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। देखिए जिन्होंने नया ज्वाइन किया है तो बिल्कुल जरूर अपने जो भी सवाल बातें हो आप पूछिएगा, दिक्कत हो लिख के कमेंट में बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है एवं दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा एवं दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है।
तो पवने कहलाती है, ध्रुवीय पवनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारे यहां पर जो मैंने बताया पवनों के बारे में चर्चा हो गई। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय पवने लास्ट हमने समझा था, याद करिए। तो उन सारों के बारे में चर्चा हमने कर डाली। तो यहां पर हम पढ़ेंगे अब आगे मौसमी पवनों के बारे में। बिल्कुल सबके पास कॉल आएगा, समय टू समय आएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करिए, सबसे बात होगी, आराम से धैर्य तसल्ली। कोई भी दिक्कत वगैरह हो पहले से नोट करके रखिएगा, जरूर जरूर चर्चा करूंगा। ठीक है, पुनः बार बार नहीं दोहराऊंगा, जरूर चर्चा करूंगा। ठीक है, ध्रुवीय पवने कहलाते हैं, इनकी दिशा वगैरह ये हमने लास्ट पढ़ा था, वही इसको नोट किया है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वैश्विक पवने, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने व ध्रुवीय पवनों के बारे में। एसआई वाले टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, या तो मैं कहता हूं ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हीं पवनों से हम आगे फिर पढ़ेंगे, पछुआ पवनों से जेट स्ट्रीम, व्यापारिक पवनों से पढ़ेंगे आईटीसी जेट, और वो होगा तभी क्या होगा, अर्थात वो होगा तभी हम लोग आगे पढ़ पाएंगे कि इन पवनों के बारे में ही आगे मॉनसून, इंडियन मॉनसून को बढ़िया से समझ पाएंगे। तो ये पवने बारंबार रिवाइज करिएगा, इंडियन ज्योग्राफी में काम आने वाली है। ठीक है, जिनकी कॉल मिस हो गई है वापस दोबारा आ जाएगी, चिंता मत करिए। वापस रिमेनिंग जो रह गए तो वापस जरूर होगा, बिल्कुल घबराइए मत, जरूर करूंगा। 100% नंबर नोट करके ही है, जरूर होगा फोन। हो गया? तो अब देखते हैं, यहां पर चित्र बना लीजिए जल्दी से, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं मौसमी पवनों के बारे में। चार्ट में जो हमारा टॉपिक था, जल्दी से इसको नोट कर डालें। एसआई वालों के लिए है ये क्लास, बिल्कुल है, एसआई वालों के लिए क्लास है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर अब हम पढ़ चुके वैश्विक, सनातन या प्रचलित पवने, 3 प्रकार की है। अब आगे चर्चा करेंगे मौसमी पवनों के बारे में। मौसमी पवने क्या होती है? जलीय पवने और स्थलीय पवने, 2 पवने हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। पढ़ते हैं मौसमी पवने कहलाती है सीजनल विंड्स के नाम से, मौसमी पवने। ठीक है, मौसमी पवने। तो परिभाषा सुनिएगा, वे पवने जिनमें मौसम के अनुसार, वे पवने जिनमें मौसम के अनुसार निरंतर दिशा में परिवर्तन होता रहता है, मौसमी पवने कहलाती है। वे पवने जिनमें मौसम के अनुसार निरंतर दिशा में परिवर्तन होता रहता है, मौसमी पवने कहलाती है। बिल्कुल दूसरा प्रश्न आप कह रहे हैं, चेक कर लूंगा मैं देशराज जी, चिंता नहीं करिए, चेक कर लूंगा, आप भी एक बार देखिएगा, मैं भी देखूंगा। ठीक है, मौसमी पवने, वे पवने जिन्हें मौसम के अनुसार निरंतर दिशा में परिवर्तन होता है कहलाती मौसमी पवनों के नाम से जानी जाती है। तो मौसम बदलेगा, दिशा बदल जाएगी, ऐसी पवने कहलाएगी मौसमी पवने। जबकि वैश्विक पवनों की विशेषता क्या पड़ी थी? वे पवने जिन्हें मौसम एक अर्थात लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, अर्थात दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, वे पवने कहलाते वैश्विक पवने। तो वे पवने जो संपूर्ण विश्व स्तर पर बिना रुके निरंतर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, नाम कहलाती है वैश्विक पवने। और मौसमी पवनों की परिभाषा थी, वे पवने जिनमें मौसम के अनुसार दिशा में परिवर्तन होगा, मौसम बदलेगा, दिशा बदलेगी, नाम कहलाएगी मौसमी पवने। कैसी होती है, चित्र बनाकर वर्णन करते हैं। देखिए, मौसम बदला, दिशा बदली, गर्मी में अलग दिशा, सर्दी का मौसम आया अलग दिशा, सर्दी से पुनः गर्मी आई, फिर से अलग दिशा। तो मौसम बदलेगा, दिशा बदल जाएगी, ऐसी पवने कहलाएगी मौसमी पवने। जबकि वैश्विक पवनों की दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे स्थानीय पवनों में आएंगे, विभिन्न देशों में कौन कौन सी गर्म ठंडी पवनें चलती है वो उसमें आएगा नाम, जापान में, अमेरिका में, रूस में कहाँ कहाँ चलती है वो सब आ जाएगा इसमें। यहां पर देखते हैं मौसमी पवनों के बारे में। पिल्ला ना लिखा हो तो जल्दी से एक बार ले आता हूं। हाँ, स्थानीय पवनें नहीं पढ़ाई थी, फिर भी मैंने टेस्ट में प्रश्न दिए, 2-4 प्रश्न तो ऐसा दूंगा जो आपको नॉलेज कितना है जरा चेक भी तो करना है, पिछला कितना पढ़ रखा है, क्या आ रहा है वो भी तो चेक करना होगा ना। तो ये मैंने लास्ट नोट कराया था ध्रुवीय पवनों के बारे में, जल्दी से नोट कर लीजिए। अनिता जी आप कह रहे हैं सर आपने स्थानीय पवने नहीं पढ़े और टेस्ट में प्रश्न दे दिए 2-4 प्रश्न दिए,
ताकि आपका भी पिछला नॉलेज चेक करें कितना आप लोगों ने पढ़ रखा है, खुद का भी सेल्फ टेस्ट होगा। और कोई बात नहीं, उसमें गलत भी हुआ तो मैं आगे जब स्थानीय पवने पढ़ाऊंगा तो अच्छे से और बढ़िया समझ में आएगी। वहां पर आपने अपना जो दिमाग लगाया उससे आंसर बनाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। हो गया अब तो ये ध्रुवीय पवनों के बारे में लिख लिया। ठीक है, तो अब नोट कर डालते हैं यहां पर मौसमी पवनों के बारे में। एक दो लाइन लिखा रहा हूं, फिर चित्र बनाऊंगा बढ़िया से मैं आपके सामने। मौसमी पवनों के बारे में चित्र भी बनाएंगे, तो जरा नोट करिए पहले एक बार। मौसमी पवने वे पवने जिनमें मौसम के अनुसार निरंतर दिशा में परिवर्तन होता रहता है। वे पवने जिनमें मौसम के अनुसार निरंतर दिशा में परिवर्तन होता रहता है मौसमी पवने कहलाती है। मौसमी पवने या सीजनल विंड्स कहलाती है। सामान्यतया ये पवने, साथ साथ लिखते जाइएगा, महत्वपूर्ण है नोट्स बनाने। सामान्यतया ये पवने सामान्यतः पवने दो प्रकार की होती है। तो यहां पर देखिएगा चित्र जैसा एक छोटा सा चार्ट, और फिर आगे देखते हैं चित्र से हम लोग समझेंगे। ज्योग्राफी मतलब हमारा सारे चित्र। मौसमी पवने सीजनल विंड्स दो प्रकार की होगी। जलीय या समुद्री पवने। और ये कहलाएगा स्थलीय पवने। सी ब्रिज के नाम से। यहां तक चार्ट जैसा बना लीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। चित्र बनाकर मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। मौसम, मौसम का तात्पर्य होगा यहां पर सीजन। सीजन जैसे गर्मी और सर्दी, गर्मी में अलग दिशा, सर्दी में अलग दिशा होगी। मौसम बदला, गर्मी से सर्दी आई तो दिशा बदल गई, सर्दी से गर्मी आई तो दिशा बदल गई। मौसम का तात्पर्य यहां पर है सीजन या मौसम हम कहें। सर हमें पढ़ा हुआ कुछ टाइम के लिए याद रहता है, इनको अच्छे से याद करने के लिए क्या करें, सुझाव दीजिए प्लीज। अनिता जी आप पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात पूछे। एक ही उपाय मेरे अनुसार तो मैंने तो यही काम किया, 500 बार रिवाइज कर लीजिए, जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। अब मुझे टॉपिक कभी पढ़वा दीजिए, नींद में से उठाकर, सुबह, दोपहर में, रात में, कभी भी
एनी टाइम याद है, कभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी बार पढ़ा दिया बैचों में, 200 बार तो बैचों में, और 500 700 1000 बार रिवाइज हो गया है। 1000 1200 बार पढ़ लिया तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो रिवाइज ज़्यादा करिए, कम समय में ज़्यादा रिवाइज करें। एक दिन में 10 रिवाइज करिए। हम क्या करते हैं, 10 दिन में 1 रिवाइज करते हैं, तो एक दिन में 10 रिवाइज करिए, ज़्यादा याद रहेगा। सर जितना मुश्किल हो सके उतने मुश्किल प्रश्न दो ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल सही कहा। या कठिन प्रश्न करेंगे मेरे टेस्ट वाले तो वहां पर एग्जाम में प्रश्न आएंगे और बड़े सरल लगेंगे। इस बार मैं आपके सामने पौने टॉपिक होते ही एग्जाम में ईयर वाइज टॉपिक लिखा लेके आऊंगा। देखिएगा इस ईयर में ये प्रश्न आया था, इस ईयर में ये आया, इस ईयर में ये आया, ताकि आपको लगेगा हम जो मेरे टेस्ट के प्रश्न दे रहा हूं और ये प्रश्न दे रहा हूं इनमें कितना अंतर आ रहा है, जरा देखते हैं। इस बार मैं आपके लिए दोनों तरह के प्रश्न लेके आऊंगा। एग्जाम में आए हुए ईयर वाइज लिखा हुआ, जैसे मैं लिखा लेके आऊंगा यूपीपीसीएस 2008 में ये प्रश्न आया, देखिए ये प्रश्न का लेवल ऐसा था, मैं इस बार उसकी भी व्याख्या करूंगा इस बार ये टॉपिक कंप्लीट होते ही। तो ये एक बढ़िया चीज और करूंगा मैं आपके बैच में, एग्जाम के ईयर वाइज आपके सामने प्रश्न लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा देखिए मैं जो प्रश्न दे रहा हूं और एग्जाम में जो प्रश्न आ रहे हैं उनके लेवल में कितना अंतर है, बराबर है, ज्यादा है, क्या है, आपके सामने सिद्ध करूंगा एग्जाम के प्रश्न और मेरे बनाए हुए प्रश्नों को साथ में लाकर। मेरे वाले प्रश्न एग्जाम में आए वाले प्रश्न से भी भारी है, मैं आपको बता रहा हूं। मेरे वाले प्रश्न कर लिए टेस्ट के तो ये प्रश्न भी एग्जाम वाले सरल लगने लग जाएंगे, ये पक्का है। तो इस बार लेकर आऊंगा टॉपिक होते ही, कल टॉपिक हो जाएगा मुझे उम्मीद करता हूं, नहीं तो परसों तो पूरा हो जाएगा। स्थानीय पौने भी हो गया, यहां तक लिख लिया। रेखा जी कह रहे सर आप हमें नौकरी लगवा कर ही मानेंगे, बिल्कुल उसके बिना नहीं मानने वाला हूं मैं, बिल्कुल पक्की बात है। हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। जलीय पवने स्थलीय पवने, अब इनका चित्र बना रहा हूं, ये बातें समझ में आ जाएगी क्या लिखी है। मौसम के अनुसार दिशा कैसे बदलेगी और कैसे चलेगी पवने, एक चित्र में दोनों बातें क्लियर हो जाएगी, देखिएगा। हो गया, यहां पर कमेंट करके बता दे मुझे जल्दी से तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए मैं बहुत धीरे पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, मेरी आदत है, मैं बढ़िया से हैंडल करता हूं। समय चाहे लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस मुझे जल्दबाजी का मत कहना आप, वो मुझे पसंद नहीं होगा। मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा बढ़िया समय लेकर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मैं देखिए मौसमी पवनों का चित्र यहां पर बनाऊंगा। देखिए चित्र थोड़ा कठिन लगेगा, आपको भी बनाना है, पहले एक बार समय दूंगा, आप पहले समझिएगा। यहां पर पहले मुझे बनाने दे, बढ़िया समझिएगा, उसके बाद में चर्चा करूंगा। सर याद हो जाता है बट क्वेश्चन सही नहीं होते, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरे प्रश्न ही बड़े कठिन होते हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत तो होगी, इसलिए होगा, इसलिए घबराना नहीं है हमको, अपनी मेहनत लगातार करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। होंगे आगे होंगे सवाल सही, मैं एग्जाम वाले प्रश्न लाऊंगा इस बार आपके सामने जरूर, तब आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, देखिएगा इस बार। तो देखते हैं, मैं चित्र बना रहा हूं। भारत बन गया होगा कुछ आपके सामने यहां पर। हाँ सॉरी, सही कहा, इंग्लिश की थोड़े शब्दों में आप सी कर दीजिए, SEA कर दीजिए, एक ही बात है। सी मतलब सही स्पेलिंग तो वही होगी, सही कहा, सी ब्रिज, ठीक है, सही कहा। SEE होगा या SEA, तो SEA होगा, सी मतलब समुद्र होता है, SEA, सी मतलब समुद्र, ठीक है। यहां पर मैंने इंडिया का एक चित्र बनाया, एक चित्र और बनाऊंगा सेम इंडिया का, ऐसा ही देखिएगा, फिर समझते हैं चित्र में क्या हमारी ये मौसमी पवनों के बारे में। यहां पर देखते हैं इंडिया के बारे में मैंने कुछ चित्र बनाया है, तो अब यहां समझते हैं मौसमी पवने। देखिए लिखा था वे पवने जिन्हें मौसम के अनुसार दिशा बदलेगी, मैं गर्मियों में अलग बताऊंगा पवने, सर्दियों में अलग, देखिएगा बातें समझ में आ जाएगी, नाम कहलाता है मौसमी पवनों के नाम से। तो यहां पर समझिएगा, यहां पर एक रेखा गुजरती है, रेखा का नाम कहलाता है 23.5 डिग्री, या कर्क रेखा कहते हैं जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहें इंग्लिश में कहें तो। 23.5 डिग्री, 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 23
23.5 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां पर एक पठारी भाग होता है, इस पठार का नाम कहलाता है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, इधर भी यहां पर है, नाम कहलाता है तिब्बत का पठार। दो अलग अलग चित्र लूंगा, गर्मियों में सर्दियों में अलग अलग समझाऊंगा। तिब्बत का पठार, यहां हम लोग चर्चा करेंगे ग्रीष्म काल के दौरान पवनें कैसी चलती है। ग्रीष्म काल गर्मियों में, जून जुलाई का महीना हुआ, मई जून जुलाई का ग्रीष्म काल, और यहां चर्चा करूंगा शीतकाल। देखिए मौसम बदलेगा, पवनों की दिशा बदल जाएगी, नाम कहलाएगी मौसमी पवने। ठीक है, आपने सही कहा। एक बात और कही पूनम जी ने, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न भी कराना सर प्लीज, जरूर। उसकी भी मैं व्याख्या के साथ बताऊंगा कैसे इनको सॉल्व करा जाता है। ठीक है, तो आगे देखिएगा तिब्बत का पठार और इधर शीतकाल और ग्रीष्मकाल। मैं आता हूं पहले ग्रीष्म काल में पवने कैसे चलेगी भारत में, फिर सर्दियों में कैसे चलेगी, दोनों की व्याख्या करते हैं। तो समझिएगा यहां पर अच्छे से। अब यहां पर कमेंट नहीं करें और देखें मुझे बढ़िया से, इधर पढ़ने में ध्यान लगाइएगा। ठीक है, तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। ग्रीष्म काल, ग्रीष्म काल में क्या होता है, सूर्य होता है वो कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। 21 जून जो आने वाली है अभी कुछ दिनों बाद में, 21 जून के दिन कर्क रेखा पर सूर्य होता है, सीधा चमकता है। तो उत्तर भारत और तिब्बत का पठारी क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। उत्तर भारत का क्षेत्र देखिए, राजस्थान, खासतौर से मरुस्थलीय भाग, राजस्थान, इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और तिब्बत के पठारी भाग, ये अत्यधिक गर्म हो जाते हैं क्योंकि सूर्य का तापमान क्या गिरता है, सीधा। ग्रीष्मकाल, ग्रीष्मकाल का तात्पर्य मई जून जुलाई का समय अत्यधिक गर्म हो जाता है। गर्म होगा तो हवाएं जल्दी से यहां पर क्या होगी, गर्म हो जाएगी। तापमान ज्यादा, हवाएं जल्दी से गर्म होगी। गर्म होगी तो नमी इनमें समाप्त होने लगेगी, अत्यंत कम हो जाएगी। और नमी यदि समाप्त होगी तो हवाएं क्या होगी, नमी समाप्त होगी, हल्की हो जाएगी। और हल्की होगी तो पवनें ऊपर की ओर उठना प्रारंभ करेगी। तो जब ग्रीष्म काल के दौरान सूर्य का तापमान कर्क रेखा व उसके निकटवर्ती भागों पर सीधा गिरता है तो हवाएं जल्दी से गर्म होती है। गर्म होगी, नमी समाप्त होगी, और नमी समाप्त होने के बाद में हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। और ऊपर उठेगी तो यहाँ पर एक निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इसी ने यहाँ पर बन जाएगा, हवाएं, सूर्य का तापमान ज्यादा, हवाएं गर्म हुई तो नमी समाप्त हुई, नमी समाप्त होगी, हवाएं हल्की होगी। और हल्की पवनें हमेशा उठती है नीचे से ऊपर की ओर। भारी होगी वो जाएगी ऊपर से नीचे, और हल्की पवनें, नमी समाप्त हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी। और नीचे से ऊपर जाएगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण। यहाँ बन जाएगा लो प्रेशर का निर्माण हो जाएगा। निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, लो प्रेशर बन जाएगा। अगर यहाँ पर लो है तो इसकी तुलना में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, अगर एक इसकी तुलना में निम्न हो गया तो ये दूसरा अपना आप इसकी तुलना में ऊंचा है। तो यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होगा तो इसकी तुलना में समुद्री भागों में पाया जाता है उच्च दाब। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समुद्री भागों में पाया जाता है हाई प्रेशर या उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। उच्च दाब समुद्री भागों में पाया जाता है, इसकी तुलना में कंपेयर में उच्च दाब। या उच्च दाब का निर्माण किया नहीं है, अगर एक इसकी तुलना में नीचे हो गया, निम्न दाब हो गया, तो दूसरा इसकी तुलना में अपना आप ही उच्च हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर निम्न दाब है तो इसकी तुलना में समुद्री भागों में क्या हो जाएगा, उच्च दाब क्षेत्र बन जाएगा। सर एक बार पुनः समझाएं तो वापस सुनिएगा जल्दी से। यहाँ पर भूमध्य अर्थात ग्रीष्म काल के दौरान, ग्रीष्म काल का तात्पर्य मई जून का समय, यही जो चल रहा है जून में, ग्रीष्म काल के दौरान सूर्य का तापमान कर्क रेखा 23.5 पर सीधा गिरता है। सीधा गिरेगा तो जल्दी से हवाएं गर्म हो जाएगी, यहाँ की हवाएं जल्दी से गर्म होगी। खासतौर से पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, मरुस्थलीय भाग है, बहुत गर्म हो जाएगा। तो ग्रीष्म काल के दौरान सूर्य का तापमान सीधा गिरेगा मई जून के समय, तो यहाँ पर हवाएं जल्दी से गर्म होगी। और गर्म जब हवाएं होने लगेगी तो नमी क्या होगी, समाप्त होगी। और नमी समाप्त हो जाएगी तो हवाएं बिल्कुल क्या हो जाएगी, हल्की। नमी समाप्त हो गई तापमान ज्यादा गिरने के कारण, और हल्की पवनें उठती है नीचे से ऊपर, और नीचे से ऊपर उठेगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर का निर्माण हो जाएगा। हवाएं नीचे से ऊपर उठ गई तो यह हवाओं की कमी हो गई। कमी होने का तात्पर्य यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण हो गया। जबकि इसकी तुलना में अगर यहाँ लो हो गया तो इसकी तुलना में दूसरा भाग क्या रह जाएगा, ऊंचा। ऊंचा मतलब हाई प्रेशर। इसकी तुलना में समुद्री भागों में पाया जाता है उच्च दाब। अतः पवने परिभाषा, अतः पवने उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर
गमन करती है, हमेशा हाई टू लो की ओर गमन करती है। तो यहाँ पवनों के जाने की दिशा होगी हाई टू लो, और इधर भी हाई टू लो। पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह है जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, उसी को पवन कहा जाता है। तो हाई टू लो जाएगी उच्च से निम्न की ओर, और कहाँ से जा रही है? समुद्र से, और ये समुद्र का भाग है, और समुद्र के भाग से यदि जाएगी तो पवनों की शुरुआत, नामकरण जहाँ से वो प्रारंभ होती है वहाँ से उनका नामकरण रखा जाता है। प्रारंभ कहाँ से हो रही है? समुद्र से, तो नाम क्या पड़ जाएगा? समुद्री पवनों के नाम से। इन पवनों को नाम देंगे समुद्री पवने। पवनों का नामकरण पढ़ा था हमने, जहाँ से शुरुआत होगी वहाँ से उनका नामकरण समुद्री पवने, या देखिए जल से शुरुआत है, नाम पड़ गया जलीय पवनों के नाम से। समुद्री पवने या जलीय पवने कहलाती है। समुद्री पवने या जलीय पवनों के नाम से जानी जाती है। तो ये कहलाता है समुद्री या जलीय पवने। ग्रीष्म काल के दौरान ये जल से युक्त होकर आएगी तो भारत में वर्षा करेगी, यही आगे मानसून बनेगा। जल से युक्त होकर आएगी, समुद्र से पानी लेकर आएगी तो अब यहाँ वर्षा करेगी। इन्हीं को जलीय पवने नाम दिया जाता है या समुद्री पवने कहा जाता है। समुद्र से शुरुआत या जल से नाम पड़ गया जलीय या समुद्री पवने कहलाती है। अब आगे समझिएगा शीतकाल में क्या होगा। शीतकाल में देखिएगा वही उत्तर भारत और तिब्बत का पठारी क्षेत्र। शीतकाल दिसंबर जनवरी का महीना, दिसंबर जनवरी देखिए मौसम बदल रहा है, गर्मी से क्या आ गई? सर्दी। शीतकाल के दौरान सूर्य है वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है, गर्मियों में कर्क और सर्दियों में मकर रेखा पर सीधा आ जाता है। मकर रेखा पर जब सीधा आएगा तो यहाँ सूर्य का तापमान क्या गिरेगा? तिरछा। तिरछा गिरेगा, तिरछा गिरेगा तो यहाँ पर क्या होगा? तापमान की प्राप्ति कम, और तापमान की जब प्राप्ति कम होगी तो हवाएं ठंडी हो जाएगी, ठंडी होगी। शीतकाल के दौरान देखिए दिसंबर जनवरी के दौरान उत्तर भारत और तिब्बत का पठार बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। यहाँ ठंडक क्या होती है? उत्तर भारत में ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती है, दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। सर्दियों में ठंडा होगा, इसका मतलब हवाओं में क्या है? नमी है, और हवाओं में नमी होगी तो हवा क्या होगा? हो जाएगी भारी। शीतकाल के दौरान सूर्य चमकता है मकर रेखा पर सीधा, और मकर रेखा पर जब सीधा चमकेगा तो यहाँ पर अर्थात होगी ठंडक। सूर्य का तापमान गिरेगा तिरछा, और तिरछा गिरता है तो शीतकाल में हो जाती है ठंडक। यहाँ पर ठंडक होने का तात्पर्य यहाँ पर हवाओं में नमी होगी, और नमी होगी तो हवाएं भारी होगी, और भारी पवनें गिरेगी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे गिरेगी तो यहाँ पर बन जाएगा उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण। यहाँ पर बन जाएगा उच्च दाब, जबकि इसकी तुलना में समुद्री भागों में पाया जाता है निम्न दाब का निर्माण, और यहाँ पर भी कहलाता है निम्न दाब। तो यहाँ निम्न दाब और यहाँ पर हो जाता है निम्न दाब, और यहाँ पर हो जाता है उच्च दाब। उच्च दाब क्यों होगा? पुनः समझेगा, बात समझ में आ रही है नहीं? क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा उसमें कठिन है नहीं, बड़े सरल सी बातें यहाँ पर। शीतकाल सर्दियों में उत्तर भारत ठंडा हो जाता है काफ़ी, सिंपल सा समझिएगा। सूर्य का तापमान तिरछा गिरता है तो उत्तर भारत हो जाता है ठंडा, ठंडा होगा तो हवाओं में क्या होगी? नमी या जल होगा, और जल से युक्त पवनें होगी, नमी से युक्त होगी तो हवाएं ऊपर से नीचे गिरेगी, ऊपर से नीचे गिरेगी तो यहाँ बन जाएगा उच्च दाब। और यहाँ यदि उच्च दाब बन रहा है तो इसकी तुलना में दूसरी तरफ क्या बन जाता है? निम्न दाब। तो निम्न दाब बन जाएगा, तो निम्न दाब होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण। तो पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, या हाई और इधर लो, इधर हाई और यहाँ लो, जहाँ से शुरुआत वहाँ से नामकरण। शुरुआत कहाँ से? स्थल से। इन पवनों को नाम देंगे स्थलीय पवने कहा जाता है। ये पवने कहलाएगी स्थलीय पवने। स्थल से शुरुआत है नाम पड़ जाएगा स्थलीय पवने, जल से शुरुआत है नाम पड़ जाएगा जलीय या समुद्री पवने। तो देखिए सिंपल है, मौसम गर्मियों में जलता है जल से स्थल की ओर, सर्दियों में मौसम बदला हो गया स्थल से जल की ओर। मौसम के अनुसार दिशा जो परिवर्तन होती है वो कहलाती है मौसमी पवनों के नाम से जानी जाती है। पूरे विश्व के संदर्भ में नहीं बता सकते इसको, क्योंकि मौसम के अनुसार होगी। भारत में अलग होगी, जापान में अलग, चीन में अलग अलग जगहों पर हो सकती है, कहीं पर भी। ये किसी भी देश में किसी भी जगह पर हो सकती है। मैंने भारत का उदाहरण दिया क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी आगे पढ़नी है तो उदाहरण उसी का लीजिए। ऐसा जापान में भी हो सकता है, चीन में भी हो सकता है, किसी देश में हो सकता है। जहाँ तापमान ज़्यादा गिरेगा भूमि पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी, निम्न दाब। तो मौसम बदला तो दिशा बदल गई, नाम कहलाती है मौसमी पवनों के नाम से जानी जाती है। गर्मियों में अलग दिशा, सर्दियों में अलग दिशा कहलाती है मौसमी पवने।
ठीक है। अब यहां पर हेडिंग लगाइए समुद्री या जलीय पवने, ये जो हमने पढ़ा था। अब यहां पर आप हेडिंग लगाइए समुद्री या जलीय पवने। इसके बारे में हम लोग पहले लिखेंगे, जलीय या समुद्री पवनों के बारे में, और ये चित्र बना लेने हैं। चित्र बना लीजिए। चित्र बनाना महत्वपूर्ण है, 2 मिनट का समय दूंगा। चित्र बनाइए। चित्र यहां पर महत्वपूर्ण है, फिर आगे इनका वर्णन लिख डालते हैं। जो जितना बोला हूं वो सारा वर्णन यहां पर लिख डालते हैं। सर आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ते, पंकज जी कह रहे हैं। देखिए सबके पढ़ रहा हूं, आप भी लिखे। सर इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत कर दो प्लीज, क्योंकि आपका इंडियन ज्योग्राफी को लेकर सवाल है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा बार बार। मैंने कहा था मैं अगस्त में प्रारंभ करूंगा, जून जुलाई अभी पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगेगा मुझे बढ़िया और समझाने में, उसके बाद शुरुआत करूंगा, तो इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा। 1 अगस्त को इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत, ठीक है। चित्र बना लीजिए, अब बातों में समय नहीं लगाएं और इसकी शुरुआत करिए चित्र बनाने की। आप इंडिया बनाए पाकिस्तान बन जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाना जरूर है। जल्दी बना ले चित्र, 2 मिनट का समय दूंगा जरूर, बिल्कुल आपने कहा था समय देना। ये चित्र इंपॉर्टेंट भी है, समय लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग नोट करते हैं। 1 मिनट और है, जल्दी समय है, चित्र बनाने का समय लीजिए और आगे फिर चर्चा करेंगे। कईयों ने बना लिया, बहुत अच्छी बात है। सर डायग्राम अच्छे से नहीं बनता तो मेरी यहां पर एक सलाह है, देखिए पहले तो इसको क्लॉकवाइज बनाइए, शुरुआत करिए क्लॉकवाइज, थोड़ा अच्छे से बनेगा। और दूसरी बात देखिए चित्र में खास बात, गुजरात का ये भाग दक्षिणी और ये लगभग सीध में बनाइए, ये लगभग सीध में आना चाहिए, ये लगभग आना चाहिए सीध में, और ये वाला जो भाग है ये इसके सीध में आना चाहिए। जम्मू कश्मीर के इधर का भाग लद्दाख का, और ये वाला यहाँ पर सीध में आना चाहिए, ये सीध में और इधर ये बराबर सीध में, तो चित्र अच्छा बैलेंस वाला और बढ़िया बन पाएगा। मैंने बनाया था ये चित्र सबसे पहले 2005 में, एक ही दिन में 500 बार बनाया था, तब से आज ऐसा ही बना रहा हूं। आप भी एक दिन में आज प्रैक्टिस करिए पूरे दिन, अपना आप सही बनने लग जाएगा। बना लीजिए। जरूर उपलब्ध कराऊंगा फ्लिपकार्ट पर, जल्दी से मेरी बुक, चिंता नहीं करें सोनू जी, होगा जल्दी, होगा बहुत जल्दी। मैं बना लिया, आधा मिनट का समय और जल्दी से। हाँ कथन कारण वाले प्रश्न भी इस बार करवाऊंगा, मैं आपको जरूर करवाऊंगा। हो गया चित्र? तो ग्रीष्म काल में पवने कैसे चलती है, शीतकाल में मौसम बदला, दिशा बदल गई, नाम क्या पड़ गया, मौसमी पवने कहलाती है। इनको फिर नोट कर डालते हैं, चित्र बनाने के बाद में नोट कर लेते हैं। कईयों ने साथ में बना लिया चित्र बनाते बनाते, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है बना लिया। आगे हम नोट कर डालते हैं, हेडिंग है हमारा समुद्री या जलीय पवने, इनको हम नोट कर लेते हैं, समुद्री या जलीय पवनों के बारे में। समुद्री या जलीय पवने, सी ब्रीज या समुद्री पवनों के बारे में लिखते हैं। आगे लिखेगा
ग्रीष्म काल के दौरान उत्तर भारत व तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में तापमान की अधिकता के कारण ग्रीष्म काल के दौरान उत्तर भारत और तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में तापमान की अधिकता के कारण हवाएं गर्म तथा हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है, जिससे गर्म तथा हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है, जिससे उत्तर भारत व तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण। उत्तर भारत और तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में निम्न दाब क्षेत्रों का निर्माण हो जाता है, जबकि इसकी तुलना में अरब सागर, ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी, ग्रीष्मकाल का तात्पर्य अर्थात गर्मी का मौसम का है उस समय, तो गर्मी का मौसम मई जून का जो समय होता है, तो उत्तर भारत और तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में तापमान की ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी का समय अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के समुद्री भागों में उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण। साथ साथ लिखते जाइएगा, महत्वपूर्ण है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। अतः पवने जलीय या समुद्री उच्च दाब क्षेत्र से स्थलीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। जलीय या समुद्री पवनें कहलाती है। तो नाम कहलाती है, जलीय या समुद्री पवनों के नाम से जानी जाती है। ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तर भारत और तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में तापमान की अधिकता के कारण हवाएं गर्म तथा हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे उत्तर भारत और तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में निम्न दाब हो जाता है,
जबकि इसकी तुलना में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में उच्च भाग का निर्माण हो जाता है। अतः पवनें जलीय उच्च दाब क्षेत्र से स्थलीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, जलीय या समुद्री पवनें कहलाती है। हाँ, तो तिब्बत का पठार पड़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सूर्य का तापमान तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हिमालय बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तिब्बत का पठार गर्म हो जाएगा, हिमालय तो होने दीजिए, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हिमालय ठंडा रहेगा लेकिन तिब्बत का पठार नीचे वो गर्म हो जाएगा गर्मियों के दौरान, और क्या हो गया। यह कहलाती है समुद्री या जलीय पवनों के नाम से जाना जाता है। हिमालय भी है तो हिमालय भी तो बीच में से टूटा फूटा है, हिमालय बीच में से ऐसे टूटा फूटा भाग है, तो उसके मध्य में से हवाएं जब गुजर जाती है, निम्न दाब क्षेत्र बनता है, तो हवाएं इधर की ओर आकर्षित हो जाती है तिब्बत के पठार के कारण। दूसरा समझ में नहीं आया, दूसरा देखिए और भी सरल है, अभी पुनः चर्चा कर देंगे। यहां तक तो समझ में आ गया, समुद्री या जलीय पवनें। पूरा दिन क्लास चले तो रिवाइज कैसे करें? क्लास होने के बाद में, जब कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद में करिएगा ज्यादा रिवाइज। हो गया, नोट कर लिया। अब आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर जो पढ़ा था स्थलीय पवनों के बारे में, स्थलीय पवनों के बारे में पुनः सुनिएगा। यहां पर क्या होता है, शीतकाल के दौरान हम पढ़ रहे हैं सर्दियों में, सर्दियों में सूर्य का तापमान गिरता है मकर रेखा पर सीधा, यहां होती है कर्क और यहां होती है सर्दियां, मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना। और दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने के समय क्या होता है, दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने के समय क्या होगा, यहां पर सूर्य का तापमान गिरता है तिरछा, तिरछा गिरेगा तो यहां पर क्या होगी, ठंडक होगी, और ठंडक होगी इसका मतलब हवाओं में क्या हो जाएगी, नमी, और ठंडक होगी इसका मतलब हवाओं में नमी हो जाएगी। सूर्य का तापमान गिरेगा तिरछा, क्योंकि शीतकाल के दौरान सूर्य जो होता है वो मकर रेखा पर चमकता है, कर्क पर नहीं बल्कि मकर रेखा पर आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, मकर पर आएगा तो यहां गिरेगी सूर्य की किरणें तिरछी, कर्क पर नहीं होगा, सर्दियों में होगा मकर रेखा पर, थोड़ा दक्षिण में चला जाएगा सूर्य और दक्षिण में जाएगा तो सूर्य का तापमान गिरेगा तिरछा, और तिरछा गिरेगा तो यहां पर हो जाती है ठंडक हो जाती है। उत्तर भारत और तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में हवाएं अत्यधिक ठंडक हो जाएगी और ठंडी होगी, ठंडी होगी तो नमी होगी, भारी होगी, और भारी पवनें हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरा करती है। पवनें हमेशा गिरेगी ऊपर से नीचे, और ठंडी होगी, भारी होगी, भारी होगी तो अर्थात जल से युक्त होगी, ऊपर से नीचे गिरेगी, ऊपर से नीचे गिरेगी तो यहां पर हो जाएगा उच्च दाब क्षेत्र। अगर यहां उच्च दाब बन गया तो इसकी तुलना में दूसरा क्या कहलाएगा, निम्न दाब। इसकी तुलना में समुद्री भागों में पाया जाता है निम्न दाब, तो यहां पर निम्न दाब क्षेत्र पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब स्थल से जल की ओर जाएगी, नाम कहलाती है स्थलीय पवनें कहलाती है। तो आगे देखते हैं स्थलीय पवनों के बारे में, स्थलीय पवनें, लैंड ब्रिज के बारे में। शीतकाल के दौरान उत्तर भारत, शीतकाल के दौरान उत्तर भारत व तिब्बत के पठारी क्षेत्र में तापमान के अत्यधिक कम गिरने के कारण हवाएं ठंडी, आर्द्रतायुक्त एवं भारी होकर
नीचे की ओर गिरती है। जिससे उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। जबकि इसकी तुलना में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी की खाड़ी के समुद्री भागों पर निम्न दाब पाया जाता है। अतः पवने स्थलीय उच्च दाब क्षेत्र से जलीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। स्थलीय पवने कहलाती है। तो ये कहलाएगी स्थलीय पवनों के नाम से, और पिछली जो पढ़ी थी वो कहलाएगी जलीय पवनों के नाम से। नोट कर डालिए इनको सारों को, महत्वपूर्ण है। तो मौसमी पवने पढ़ा, जलीय पवने, स्थलीय पवने, इनके बारे में। हाँ, दिन रात का भी फर्क पड़ता है, वो और ज्यादा डिटेल बात है, लेकिन इतना का भी होगा, दिन रात का भी फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन यहाँ मौसमी पवनों में हम जलीय और स्थलीय पढ़ रहे हैं, जल और स्थल के बारे में तुलना कर रहे हैं, दिन और रात का नहीं, वो अलग होती है पवने, वहां उसका भी फर्क पड़ेगा। लेकिन यहां पर जलीय और स्थलीय पवनों के बारे में हमने चर्चा की है। स्थलीय पवने, जलीय पवने। महाराष्ट्र में राजस्थान की तुलना में ठंड कम क्यों होती है? क्योंकि वह समुद्री भाग है। समुद्र के स्थानों के क्षेत्रों में ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है, नहीं ज्यादा ठंडी पड़ती है। पढ़ा होगा आप लोगों ने साइंस में। समुद्री भाग होता है वो क्या होता है, ना तो ज्यादा गर्म हो पाता है, नहीं ज्यादा ठंडा हो पाता है। मुंबई समुद्र के निकट है, तो ना तो ज्यादा गर्मी होगी, नहीं ज्यादा वहां पर ठंडी होगी। हो गया। स्थलीय पवने कहलाती है, यहां पर जो लिखा हमने। तो स्थलीय पवने जलीय पवनों के नाम से जानी जाती है। हो गया नोट? अगला देखिए हमारा चार्ट में जो टॉपिक है, अगला हमने यहां पर पढ़ा। इसके बाद में आते हैं स्थानीय पवने, लोकल विंड्स। लोकल विंड्स कहलाती है गर्म पवने और ठंडी पवनों के बारे में पढ़ेंगे। लोकल विंड्स क्या होती है ये जरा समझिएगा। स्थानीय पवने या लोकल विंड्स स्थान विशेष की जलवायु और तापमान की दशाओं के आधार पर चलने वाली पवने कहलाती है। स्थानीय पवने कहलाती है। स्थान विशेष की जलवायु और तापमान की दशाओं के आधार पर चलने वाली पवने स्थानीय पवने कहलाती है। स्थान विशेष का तापमान ज्यादा है तो गर्म पवने, स्थान विशेष का तापमान कम है तो चलेगी ठंडी पवने।
तो कहलाती है, देखिए स्थानीय पवने किन्हें कहेगा, स्थान विशेष की जलवायु और तापमान की दशाओं के आधार पर चलने वाली पवने स्थानीय पवने कहलाती है। देखिए दूसरा वाला अगर समझ में नहीं आया, मैंने 2-4 बार समझा चुका हूं, फिर भी अगर नहीं हो तो मेरा वीडियो सुनिएगा, क्लास होने के बाद में बारंबार, अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि एक ही बात को रिपीट करूंगा तो बार बार उसमें अच्छा नहीं है फिर। ठीक है, कंप्लीट ही पढ़ा रहा हूं। अलका जी कह रहे हैं सर कंप्लीट पढ़ाए, तो कंप्लीट ही चल रहे हैं देख के चार्ट के अनुसार। इनकम्प्लीट कहां कर रहे हैं हम लोग? वैश्विक पवने, मौसमी पवने और अब स्थानीय पवने आ रहे हैं, कंप्लीट ही चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं। तो देखिएगा इसके अलावा भी कुछ छोटे बड़े तथ्य इसके कंप्लीट होने के बाद में करवा दूंगा, चिंता नहीं करें, बल्कि चार्ट के अनुसार चल रहे हैं। मेरा चार्ट बनाने का तात्पर्य क्या है, ये टॉपिक, फिर इसके बाद ये, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और उसके बाद ये वाला, तो लगातार हम कंप्लीट करके ही चल रहे हैं। तो देखिएगा स्थानीय पवने, स्थान विशेष की जलवायु और तापमान की दशाओं के आधार पर चलने वाली पवने स्थानीय पवने कहलाती है। स्थान विशेष का तापमान गर्म है तो कहलाएगी गर्म पवने, स्थान विशेष का तापमान ठंडा है तो चलेगी ठंडी पवने। जैसे उदाहरण सुनिएगा, राजस्थान का पश्चिम भाग, मरुस्थलीय भाग, ग्रीष्म काल के दौरान, गर्मियों के दौरान मरुस्थल में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मी पड़ेगी तो पवने कैसी चलेगी? गर्म पवने चलेगी, तो वहाँ पर चलेगी गर्म पवने। जबकि उसी समय ग्रीष्म काल के दौरान हिमालय के ऊंचे भागों में हम चले जाएं, हिमालय के ऊंचे भागों में जब जाएंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह का वहाँ का क्षेत्र होगा, हिमालय का ऊंचा क्षेत्र, वहाँ तब भी क्या होगी? ठंडक होगी, वहाँ तब भी ठंडक होगी, तो वहाँ पर पवने कैसे चलेगी? ठंडी। तो अर्थात स्थान विशेष की जलवायु राजस्थान की थी गर्म, तो पवने चली गर्म, और जब ऊंचाई पर पवने चलती है, वहाँ स्थान विशेष का तापमान था ठंडा, तो पवने चलेगी वहाँ पर ठंडी। हाँ, सब पर्वत समीर, घाटी समीर भी आगे चर्चा कर दूंगा इस टॉपिक को होने के बाद में, धैर्य रखिएगा, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। पर्वत समीर, घाटी समीर भी चर्चा कर दूंगा, ये स्थानीय पवने कंप्लीट होने के बाद में जरूर करूंगा, पक्का कर दूंगा। ठीक है, हाँ पर्वत समीर, घाटी समीर चर्चा करूंगा। डॉक्टर राकेश जी धैर्य रखिएगा बस। तो स्थानीय पवने, स्थान विशेष की जलवायु और तापमान की दशाओं के आधार पर चलने वाली पवने स्थानीय पवने कहलाती है। और अगर स्थान विशेष का तापमान गर्म है, जैसे पश्चिमी राजस्थान का गर्मियों के दौरान ग्रीष्म काल में, तो गर्म पवने चलेगी, और उसी समय हिमालय के ऊंचे भागों में जाएंगे तो ठंडी पवने होगी, क्योंकि उस समय हिमालय का क्षेत्र फिर भी क्या रहता है? ठंडा, तो कहलाती है ठंडी पवने। स्थान विशेष की जलवायु और तापमान की दशाओं के आधार पर इन्हें गर्म और ठंडी दो भागों में बांटा गया है। सर डेफिनेशन की क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, उसके बारे में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। देखिए डेफिनेशन की ये महत्ता है, वैश्विक पवनों में जैसे पढ़ा था, वे पवने जो संपूर्ण विश्व स्तर पर बिना रुके निरंतर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो दिशा नहीं बदलेगी। वे पवने जिनमें अर्थात दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, डैश अर्थात कहलाती है वैश्विक पवने कहलाती है। ऐसे सेंटेंस लिखे आएंगे, अभी प्रश्न बनाऊंगा मैं आपके सामने, तो चर्चा में जब टॉपिक करवा दूंगा तो देखिए डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस बताऊंगा, क्योंकि इनकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम में लिखा आएगा वे कौन सी पवने जिनकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, तो अर्थात कौन सी कहलाएगी? व्यापारिक, पछवा, ध्रुवीय और कहलाएगी जलीय पवने। किसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होगा? अर्थात इन तीनों की दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, जबकि जलीय मौसमी पवनों की दिशा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। इसमें संबंध में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं टॉपिक होते ही इसके प्रश्न करवाऊंगा भी, तो उससे रिलेटेड बातें जब समझ में आ जाएगी डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगला देखते हैं स्थानीय पवनों के बारे में। समय भी तो 2 मिनट का, इसकी परिभाषा लिख डालते हैं स्थानीय पवने या लोकल विंड्स के बारे में। लोकल विंड्स की परिभाषा, स्थानीय पवने या लोकल विंड्स। स्थान विशेष की जलवायु एवं तापमान की दशाओं के
आधार पर चलने वाली पवनें, नोट कर लीजिए साथ साथ, चलने वाली पवनें स्थानीय पवनें कहलाती है। तापमान के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है या बांटा जाता है। गर्म पवनें और दूसरा कहलाती है ठंडी पवनें। स्थान विशेष की जलवायु और तापमान की दशाओं के आधार पर चलने वाली पवनें स्थानीय पवनें कहलाती है। तापमान के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, गर्म पवनें व ठंडी पवनों के नाम से। मौसमी पवनों की दिशा क्या होती है? मौसम के अनुसार बदलती है। बदलेगी तो दिशा कैसे बताएं? तो अर्थात स्थल से जल और जल से स्थल की ओर दिशा होती है इनकी, जल से स्थल और स्थल से जल की ओर मौसमी पवनों की दिशा। तो यहां पर हमने स्थानीय पवनों के बारे में परिभाषा लिखी, गर्म और ठंडी तापमान के आधार पर। कल आएंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो आज का टॉपिक इतना ही, कल आएंगे स्थानीय पवनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।